नमस्कार, स्वदेश विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। पुरानी चीजें अक्सर हमसे रिश्ता जोड़ लेती हैं, फिर चाहे वो आपकी गाड़ी ही क्यों ना हो। लेकिन अब आपको पुरानी गाड़ियों का मोह त्यागना होगा, खासकर दिल्ली में। वजह है पोल्यूशन की वजह से पुरानी गाड़ियों पर लगने वाला बैन। दिल्ली सरकार ने 1 जुलाई से यानी आज से 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को फ्यूल न देने का नियम लागू कर दिया है। अगर ये गाड़ियां रोड पर नजर आएंगी तो इन्हें जब्त कर लिया जाएगा, यानी आपकी पुरानी प्यारी कार अब बेकार हो जाएगी। जी हाँ, दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राजधानी की सड़कों पर 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां नजर नहीं आएंगी। ये गाड़ियां अब एंड ऑफ लाइफ मानी जाएंगी। इन्हें या तो स्क्रैप करना होगा या फिर दिल्ली से बाहर किसी और राज्य में भेजना पड़ेगा। पुरानी गाड़ियों को अब पेट्रोल डीजल भी नहीं मिलेगा। दिल्ली के 350 से ज्यादा पेट्रोल पंप पर खास निगरानी सिस्टम लगाया गया है। पंप्स पर लगे एआई कैमरे और ऑटोमेटिक हूटर सिस्टम अलर्ट देंगे। एएनपीआर यानी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे गाड़ियों की नंबर प्लेट स्कैन करके उनकी उम्र की पहचान करेंगे। नियम सिर्फ दिल्ली ही नहीं, दूसरे राज्यों से चल रही पुरानी गाड़ियों पर भी लागू होगा। अगर कोई पुरानी गाड़ी पकड़ में आती है तो उसे सीधा स्क्रैप यार्ड में भेजा जाएगा। इस पूरे अभियान पर दिल्ली सरकार, ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली पुलिस और नगर निगम की सख्त नजर होगी। पेट्रोल पंप्स पर निगरानी के लिए पुलिस और अधिकारियों की तैनाती भी की जा रही है। सरकार का दावा है कि इस फैसले से दिल्ली में प्रदूषण पर बड़ी लगाम लगेगी और सड़कों पर सिर्फ फिट और क्लीन व्हीकल्स ही नजर आएंगी। जरा आपको 2 ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। हमारी 2 सहयोगियों शिवानी मिश्रा और निवेदना ने जरा जायजा लिया दिल्ली में आज किस तरह का माहौल रहा और पूरी खबर दरअसल है क्या। 1 जुलाई 2025 यानी कि आज से उन वाहनों को फ्यूल, पेट्रोल, डीजल नहीं मिलेगा जो 10 से 15 साल पुराने एंड ऑफ लाइफ की कैटेगरी में आते हैं। और इसी को लेकर एक जानकारी, अगर आप फ्यूल पंप्स पर पहुंचेंगे तो आपको बताया जाएगा कि 1 जुलाई से अवधि समाप्त वाले वाहनों यानी कि 15 वर्ष पुराने पेट्रोल और 10 वर्ष पुराने डीजल वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। और ये दिल्ली सरकार द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं। और अब इन्हें आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा, इसको लेकर भी एक तकनीक जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जब आप फ्यूल पंप्स पर आते हैं आप अमूमन देखते हैं कि सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं, लेकिन यहाँ पर अब एक स्पेशलाइज्ड कैमरा जो है वो लगाया गया है, जिसके अंदर जैसे भी कोई गाड़ी फ्यूल पंप में आती है तो उनके जो नंबर्स होते हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं। ये ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरे हैं जो कि दिल्ली के लगभग 500 पेट्रोल पंपों पर लगाए गए हैं। वाहन के नंबर प्लेट पढ़कर उनकी जानकारी वाहन डेटाबेस से मिलाएंगे। अगर वाहन एंड ऑफ लाइफ यानी कि पुराना हुआ तो ईंधन उन्हें नहीं मिलेगा और सिस्टम ऑटोमेटिक अलर्ट जारी करेगा। और साफ तौर पर अगर आप देखेंगे जैसे कि यहाँ पर भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषाओं में ये पोस्टर्स लगाए गए हैं, जिससे कि किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज करने की डिमांड जो है वो यहाँ ना पहुंचे। अब अगर आप पेट्रोल पंप पर पहुंचेंगे, आपने ये देखा एक स्कूटी यहाँ पर 2 पहिया है, ये मौजूद है। और अगर 2 पहिया पकड़ी जाती है तो जो पेनल्टी है वो 5,000 है। 4 पहिया अगर पकड़ी जाती है तो पेनल्टी 10,000 रुपए तक पहुंच जाती है। और साफ तौर पर प्रदूषण कंट्रोल और ट्रैफिक कंट्रोल दोनों पर इसका असर बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगा। और इसी दिशा निर्देश के साथ इन आदेशों को पारित किया गया है। सर, आप लोग भी जब फ्यूल भराते हैं, जो नए आदेश आए हैं, इसको कितना समर्थन करते हैं? क्या लगता है इससे बहुत बड़े मेजर लेवल पे कंट्रोल आएगा? कंट्रोल आ सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनके लिए भी उपाय सोचना चाहिए। जिन्होंने बेचारे नहीं खरीद सकते दूसरी, उनके लिए भी तो कुछ गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना। बाकी डीजल व्हीकल है, पेट्रोल व्हीकल है, बेचारे कहाँ से क्या करेंगे? तो इसलिए कुछ ना कुछ तो असर तो पड़ेगा गवर्नमेंट, पोल्यूशन के ऊपर असर तो पड़ेगा। लेकिन अब ये इलेक्ट्रिकल जोर दे रहे हैं, हर जगह चार्जिंग पॉइंट तो है नहीं ना, पब्लिक क्या करेगी? ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि साफ तौर पर जिनके पास अब वही गाड़ियां हैं, पर्याय नहीं है, वो नई गाड़ियां कहां से खरीदेंगे। और इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर भी अपने चैलेंजेस हैं अलग अलग लोकेशंस को लेकर। और यहाँ पर दादा, अगर आप थोड़ी सी जानकारी दे सकें कि
जो कैमरास लगाए गए हैं वो किस तरीके से मॉनिटर करेंगे, कैसे ट्रैक करेंगे? ये अंदर एक सिस्टम लगा हुआ है जी बड़ा वाला, और बाकी कैमरे लगे हुए हैं 2। हाँ। तो इसमें से अगर कोई भी पुरानी गाड़ी आएगी तो उसमें से कैप्चर, मतलब वो ऑटोमेटिक वो वहाँ से करेगा, डिटेक्ट करेगा, है ना। तो उसके बाद पकड़ लेंगे, यहाँ पे ट्रैफिक वाले आएंगे। बाकी हमारे लिए क्या गाइडलाइन है कि हमारे में लूज पेट्रोल और डीजल देना नहीं है किसी को भी, मतलब कोई मजबूरी में फंसा हूँ, ये है, हॉस्पिटल जा रहा हूँ, ये पहले तक कभी कभी हम दे देते थे, अब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारे पेट्रोल पंप के ऊपर, डीलर के ऊपर बीपीसीएल जो है कार्रवाई करेगी। हाँ, इस चक्कर में हमें भी लूज देना बिल्कुल अलाउड नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये एक महत्वपूर्ण तस्वीर है कि साफ तौर पर इनका भी कहना है कि किसी भी तरीके से लूज पेट्रोल डीजल जो है उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, और इसी के साथ साथ जो प्रावधान है वो स्पष्ट तौर से साफ है कि 1 जुलाई से आप इन कैमरास के अंदर कैप्चर होंगे आपकी गाड़ियों को लेकर, और उसके बाद आपकी गाड़ियों पर रोक लगेगा। वैसे आपको जानकारी के लिए यह भी बताते चलें कि देखिए लिस्ट आई है जो सरकार द्वारा, उसमें लिखा गया है कि गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में ये जो नियम है ये 1 नवंबर 2025 से लागू होंगे। वहीं जो दिल्ली एनसीआर का इलाका है उसमें यह 1 जुलाई से शुरू हो चुका है। तो साफ तौर पर एक बड़े पैमाने पर जो मुहिम है वो जारी होगी। जहां पर ऐसी गाड़ियां पार्किंग में भी पकड़ी जाती हैं वहां पर टोल किया जाएगा, और टोलिंग का पैसा और उसकी पेनल्टी, उसके चार्जेस भी जो है गाड़ी के मालिक से वसूले जाएंगे। और साफ तौर पर देखना यह है कि ये मुहिम कितने बड़े पैमाने पर एक्टिवेट होती है और इसमें लोग कितना समर्थन करते हैं और कितने बड़े पैमाने पर प्रदूषण में इसका असर कंट्रोल के तौर पर देखा जाता है। बिल्कुल, तो ये सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इस कदम का क्या असर हो सकता है। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ विवेक चट्टोपाध्याय साहब जुड़ चुके हैं, जो कि सीनियर फेलो हैं एयर पोल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट से। विवेक सर, थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। हमारे साथ तनवीर पाशा हैं, प्रेसिडेंट है ओला उबर कैब ड्राइवर एग्रीगेटर एसोसिएशन से। तनवीर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जाने माने कंज्यूमर राइट एक्सपर्ट बेजॉन मिश्रा सर भी जुड़ चुके हैं। बेजॉन सर, थैंक यू सो मच। चूंकि सीधा मामला जो है वो कंज्यूमर से जुड़ा हुआ है, तो बेजॉन सर मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। पुरानी गाड़ी पर अब इस तरह का जो प्रतिबंध है, इस तरह का जो सुधार की बात की जा रही है, इस पे मतलब क्या लगता है, क्या वाकई इससे पर्यावरण में बेहतर सुधार नजर आ सकता है, या एक बहुत बड़ा प्रेशर जो कह सकते हैं वो आम कंज्यूमर पर पड़ने वाला है? कैसे देखा जाए इसे? प्रशांत जी, जो भी नीति लाया जाता है सरकारी तंत्र में, देश में, वो चर्चा के बाद होनी चाहिए, अवगत कराने के बाद होनी चाहिए, लोगों तक उनका अवेयरनेस बिल्ड करने के बाद उनका लागू होना चाहिए। ये हमारा पहला मतलब रिएक्शन है, नंबर 1। नंबर 2, हम सोचते हैं कि ये राइट कदम है, सही कदम है। लोगों में एक जागरूकता होनी चाहिए कि हर प्रोडक्ट का एक लाइफ होता है, उस लाइफ के आगे आप यदि यूज करोगे तो उस प्रोडक्ट से एनवायरमेंटल इश्यूज भी होते हैं और कई सेफ्टी हैजर्ड्स भी होते हैं। तो इसलिए एक ऐसा नियम होनी चाहिए जिसमें देश में एक अवेयरनेस आए कि हर व्यक्ति, हर सिटीजन एक भागीदारी ले रहे हैं एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेफ्टी को इंपॉर्टेंस देने के लिए। तो ये सही है इन अ वे दैट ये होनी चाहिए, लेकिन किस ढंग से? इस ढंग से नहीं कि आप तुरंत मतलब लोगों को चाहेंगे कि वो रातों रात अपना नया एक व्हीकल खरीद लें जो 15 साल से कम है या वो 10 साल से कम है। तो ये यदि करना चाहते हैं तो उनको पहले वो मदद देना है, फैसिलिटीज देना है, उस ढंग का एक कंफर्ट जोन पे लाना है, ताकि वो धीमे धीमे करके वो समझकर वो अपने आप वॉलंटरली इस इनिशिएटिव ये आपने सही बात कही बेजॉन सर कि शायद इस पूरे तंत्र से जुड़े जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा स्टेक जो है वो ग्राहकों का है, शायद उनको बेहतर तरीके से इन रिफॉर्म्स के प्रति जानकारी और उसको धीरे धीरे इस व्यवस्था में लाने के लिए शायद हमारी कोशिशें होनी चाहिए। विवेक सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्या दिल्ली और खास तौर पे दिल्ली के आसपास इलाके इस
तरह से अब प्रदूषण या बाकी चीज़ों को लेकर जद्दोजहद कर रहे हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर युद्ध स्तर पर कदम उठाने होंगे, और शायद यही वजह है कि अब समय नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में लाया जाए, कंज्यूमर को भी इस तरह के बड़े बदलाव के बारे में वो सीधा उन पे लागू किया जाए। प्रदूषण के मामले में प्रदूषण के जो उपाय किए जाते हैं या नियम इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, वो दिल्ली के केस में आप देखेंगे, दिल्ली एनसीआर के केस में और बाकी शहरों में विशेष रूप से आपको दो चीजें आपको मिलेंगे इसमें कि कुछ सेक्टर्स में तो टफ एक्शन हो रहा है, परंतु कुछ सेक्टर्स में हम छोड़ देते हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी चल रही है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ब्रिक किल्न्स का, ईंट के भट्टे जो होते हैं ना, ये आदेश दिया गया काफी अध्ययन करने के बाद कि देखिए जो पुरानी टेक्नोलॉजी के ईंट के भट्टे हैं उससे प्रदूषण भी बहुत ज्यादा हो रहा है, एफिशिएंट भी नहीं है, मतलब आउटपुट के लिए। तो धीरे धीरे वो इंडस्ट्रीज शिफ्ट हुई जिगजैग टेक्नोलॉजी में। तकलीफ दे था वो जो जो छोटे ऑपरेटर्स हैं, जैसे स्मॉल एंड मीडियम स्केल यूनिट्स होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, अगर आप कहें कि टेक्नोलॉजी रातों रात बदल दो, वो बदल सकते हैं कि आप उनको या तो क्लीन फ्यूल गैस प्रोवाइड करें सब्सिडाइज रेट में। हाँ, तो ये सिस्टम एस्टेब्लिश किया जाता है। आपने जो पहला ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का 1998 में कि मतलब 10 साल पुराने जो वाहन है या 15 साल पुराने वाहन जो हैं उनकी संख्या पेश की जाए कोर्ट में, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रदूषण हो रहा था। उस समय तो स्थिति बहुत ही खराब थी। आज की हालत में उस समय डीजल में सल्फर कंटेंट था 5000 ppm। आप कंपैरेटिवली मैं बता रहा हूँ, भारत स्टेज 6 जो नॉर्म्स अभी हैं वो वर्ल्ड वाइड ग्लोबल गोल्ड स्टैंडर्ड है, सारे देशों में लगभग पालन हो रहा है। ये जो G20 के कंट्रीज हैं, भारत भी इसमें शामिल है, और भारत ने एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, लगभग 30,000 करोड़ से बहुत ज्यादा पब्लिक इन्वेस्टमेंट, यानी क्योंकि ज्यादातर रिफाइनरीज हमारी जो है वो पब्लिक सेक्टर में है। या ओवरऑल आप देखें तो ये किस लिए किया जा रहा है कि प्रदूषण कम हो सके। अब मुद्दा ये है कि एक चीज समझना पड़ेगा कि लोग हमेशा अवधारणा ये होती है कि अगर हम एक पुराने गाड़ी को अच्छे से हम मेंटेन कर रहे हैं, टॉप क्लास हमने उसको मेंटेन करके रखा है, ऑथराइज्ड वर्कशॉप में जाते हैं रेगुलरली, उसकी जो 15 साल पहले वाली जो लाइफ थी तब तक हम करते हैं, तो आप इसे बैन क्यों कर रहे हैं। और दूसरा होता है कि सुविधा नहीं होती है, इकोनॉमिक रीजन भी हो सकता है, वो काफी जेन्युइन रीजन है कि आप नई गाड़ी एक स्तर के बाद नहीं खरीद सकते। जैसे लो इकोनॉमिक ग्रुप है, वो एक मान लीजिए 2 व्हीलर खरीदा हुआ है, वो बिजनेस करता है कनॉट प्लेस में, अगर आपने बैन कर दिया तो उसका काम ही बंद हो जाएगा। दूसरा है जो रिटायर्ड लोग हैं, वो अपने जीवन की कमाई से उन्होंने एक गाड़ी खरीदी है, तो आपको इसको ह्यूमन एंगल से भी जोड़ना पड़ेगा पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में, परंतु उन लोगों के लिए ही प्रदूषण नियंत्रण है, ये भी समझाना पड़ेगा। ये दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए प्रदूषण नियंत्रण का उपाय है, और दिल्ली में स्थिति अब ये हो गई है। बात आपने सही कही, क्योंकि पिछले दिनों में बड़ी चिंता इस बात की हुई कि डॉक्टर्स बच्चों को कह रहे हैं कि वो पार्कों में शाम के वक्त या जब इस तरह के डेंस सर्दियों में स्थितियां होती हैं तो पार्कों में बच्चों को खेलने जाने से रोका जा रहा है कि वो उनके फेफड़ों के लिए सही नहीं है। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि साल में 2-3 बार थोड़ा ग्रीनरी में ले जाइए, जो लंग्स हैं, जो फेफड़े हैं, वो धीरे धीरे कमज़ोर हो रहे हैं और उनको बेहतर बनाने के। तो शायद हमें इस इकोसिस्टम को बेहतर रखने के लिए कड़े मेजर्स उठाने होंगे, लेकिन शायद सबको, जो बेजॉन सर भी कह रहे थे और चट्टोपाध्याय सर भी कह रहे हैं, कि शायद जितने सबसे ज़रूरी जो स्टेक होल्डर है उसको समझाना, उसको इस पूरे उपाय के बारे में थोड़ा और अवेयर करना बहुत आवश्यक है। इन सब के बीच में पाशा साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा, कितना भार पड़ने वाला है खासतौर पे जो रोजी रोटी जिनकी चल रही है उन पर, किस तरह के रिएक्शन आपको अब तक सामने आए? देखिए, ये जब से पॉलिसी की चर्चा चल रही है, पिछले 3-4 साल से लगातार चल रही है, बहुत सारे यहाँ पे यार्ड्स की भी, कर्नाटका में भी बहुत सारी खोज भी चली, बहुत सारे चर्चे भी चले। अब दिल्ली में जब स्टार्ट हो रहा है तो 100% कमर्शियल व्हीकल्स अच्छे से भी मेंटेन किए रहते हैं। सरकार को इसमें कुछ हद तक सोचना चाहिए कि कैसे इसको सुधारा जाए। मतलब पुरानी गाड़ियां निकालना भी जरूरी है,
मतलब उसका एक टेक्निकल तरीका ढूंढना चाहिए, क्योंकि अभी अगर पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों से पोल्यूशन हो रहा है तो सीएनजी और इलेक्ट्रिक से तो नहीं हो रहा है। अगर बॉडी लाइन, चैसी लाइन अगर अच्छी है, फिटमेंट बॉडी लाइन अगर अच्छी है, तो यहाँ पे एक रेट्रोफिटमेंट ऑप्शन है जो अच्छी गाड़ी को, डीजल या पेट्रोल गाड़ी को सीएनजी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको रेट्रोफिटमेंट बोलते हैं। रेट्रोफिटमेंट के लिए सरकार अगर कुछ भी सब्सिडाइज तरीके ढूंढ के देगी या कुछ भी सब्सिडीज आज के डेट में देगी, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी ईवी कन्वर्शन के लिए जाऊंगा मैं, अगर मेरी कार के लिए 3-4 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटर नहीं है बैटरी फील्ड में आज के डेट में। तो इलेक्ट्रिक का तो बहुत लंबा खर्चा है। सीएनजी में तो कन्वर्ट कर सकते हैं, 60-70 हजार रुपए का खर्चा आएगा एक गाड़ी को, कार को अगर हम लोग रेट्रोफिटमेंट कराए। तो यहाँ पे सरकार जो लेना चाह रही है स्टेप अभी, वो थोड़ा हार्श है। इसके बारे में थोड़ा अच्छे से सोचना चाहिए सरकार। ये एक बड़ी बात है कि ये इंटेंशन अच्छा है, शायद इसका एग्जीक्यूशन थोड़ा और ह्यूमन ग्राउंड पे हो सकता है, थोड़ा और इसमें नरमी आ सकती है। चलिए, इन सब के बीच में मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ एक और बेहद खास मेहमान चर्चा में शामिल हो चुके हैं। हमारे साथ साईं गिरधर साहब जुड़ चुके हैं। आप वाइस प्रेसिडेंट हैं फाडा से। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती समय देने के लिए। आपका नजरिया क्या है, मतलब कितने तैयार हैं हम स्क्रैपिंग और इन सारी चीजों के लिए? देखिए, सबसे पहले तो जो ये पहल करी है ये बिल्कुल सही कदम है, सही दिशा में है, क्योंकि 2015 का एनजीटी का ऑर्डर है। अगर आप इसको इन्फोर्स नहीं कर पा रहे, जो कस्टमर्स हैं जो पुरानी गाड़ियां चला रहे हैं, अगर वो स्वयं कोर्ट का आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, तो हमने ऑफ लेट देखा था कि गाड़ियों की धरपकड़ होती थी, गाड़ियां घर के बाहर से उठा के ले जाते थे। तो ये एक और तरीका है सरकार का लोगों को जागरूक कराने के लिए, लोगों को बोलने के लिए कि भैया कोर्ट का आदेश है, आपको ये 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां या 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां आप दिल्ली में नहीं चला सकते हैं। और जब आपने गाड़ी चला ही नहीं सकते हैं तो आपको पेट्रोल और डीजल क्यों मिले इन गाड़ियों के ऊपर में। दूसरी अगर आप पहलू देखेंगे, करीब करीब 21 स्टेट्स हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर में जहां पर स्क्रैपेज के ऊपर में इंसेंटिव्स दे रही है स्टेट गवर्नमेंट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब स्क्रैपेज पॉलिसी 2021 में लेकर के आए थे, तो उन्होंने उस टाइम पे एक ब्रॉड गाइडलाइंस बनाई थी, जिस गाइडलाइंस के तहत में उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट्स को बोला था कि जो भी कंज्यूमर, जो भी कस्टमर अपनी गाड़ी को स्क्रैप कराता है और उसके बाद में नई गाड़ी खरीदता है, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे वो प्राइवेट हो, डिपेंडिंग ऑन दी कार, उसके ऊपर में उसको स्क्रैपेज का बेनिफिट मिलेगा। उसको जब वो पुरानी गाड़ी अपनी स्क्रैप में जमा कराएगा, उसको एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मिलेगा जिसको सीओडी कहते हैं। और जब वो नई गाड़ी खरीदेगा तो वाहन पे जब नई गाड़ी रजिस्टर होगी वो सीओडी यूटिलाइज करेगा, और वो सीओडी यूटिलाइजेशन करने पे उसको करीब करीब प्राइवेट गाड़ी के ऊपर में 25% उसको रजिस्ट्रेशन पे छूट मिलेगी, और अगर वो कमर्शियल गाड़ी खरीदता है तो 15% की छूट मिलेगी। दिल्ली एक ऐसा शहर है जिसमें कि अगर आप बात करें गाड़ियों की आबादी की, एक हब है, एक सबसे बड़ा शहर है जहां पर गाड़ियां चाहे प्राइवेट हो या कमर्शियल हो वो हैं। बहुत दुखद सिचुएशन है कि एक दिल्ली की सरकार ने आज तक स्क्रैपेज के ऊपर में कोई भी नियम नहीं बनाए हैं कि वो अपने कस्टमर्स को, अपने जो दिल्ली के जो वासी हैं, अगर वो स्क्रैप कराते हैं गाड़ियों पे, उनको क्या वो बेनिफिट देंगे। क्योंकि अगर आप उसको कस्टमर को कोई इंसेंटिव देते हैं, अगर आप इंसेंटिवाइज करके एक ग्राहक को जागरूक करते हैं और उसको बोलते हैं भैया आप अपनी पुरानी गाड़ी स्क्रैप करिए, ये पोल्यूशन करती है, और एक नई गाड़ी, जैसे अभी और सज्जन बोल रहे थे कि नई गाड़ियों में पोल्यूशन बिल्कुल ना के बराबर होता है, आप नई गाड़ी खरीदिए और नई गाड़ी जब आप लेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन पे 25% की बहुत अहम बात आपने कही गिरधर जी, और ये शायद समझना होगा, और इस पूरी चर्चा का निचोड़ भी यही निकल कर आ रहा है कि शायद जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाला है, जो कंज्यूमर है, जिसकी गाड़ी, जिससे उसका रिश्ता इतना मजबूत है, उसको आप बदले में दे क्या रहे हैं? इस स्क्रैप या इस विकल्प आप आखिर उसको क्या दे रहे हैं, और इस विकल्प का कितना इंसेंटिव है, कंपनसेशन क्या है, उसके बदले उसे ऑफर क्या किया जा रहा है? तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है, इसको लेके शायद सोचना होगा। चलिए, ग्राउंड रियलिटी और भी सामने आई है। हमारी जो रिपोर्टर हैं निवेदना, उन्होंने भी लोगों से उनकी प्रतिक्रिया जानी, जरा वो भी सुन लेते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
डिटोरिएटिंग एयर क्वालिटी नेशनल कैपिटल में एक नई कहानी नहीं है, लेकिन इन द परव्यू ऑफ द सेम जो हम देख रहे हैं, कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जिसे CAQM कहा जाता है, उन्होंने एक बड़ी स्टेप ली है। रिमेंबर, ये डायरेक्टिव पहले से ही था, लेकिन इफेक्ट में आज से आ रहा है, जुलाई 1 है। हम आपको बता दें, जो फ्यूल स्टेशन है अक्रॉस दिल्ली, वो आज हमें देखने को मिलेगा कि अगर आपका पेट्रोल का गाड़ी 15 साल से पुराना है और अगर आपका डीजल का गाड़ी 10 साल से पुराना है तो आपको फ्यूल नहीं मिलेगा। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहता है कि ये व्हीकल्स को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे नेशनल कैपिटल में। तो यही कैमरा जो है हर फ्यूल स्टेशन में डिप्लॉय होगा। इसका जो नाम है वो है ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकग्निशन, जो हर फ्यूल स्टेशन में इसलिए भी डिप्लॉय किया जाएगा क्योंकि जो एंड ऑफ लाइफ व्हीकल अगर फ्यूल स्टेशन में आएगा तो उसको ये कैप्चर किया जाएगा एंड मोर इम्पोर्टेंटली उनको फाइन किया जाएगा एंड सीज भी किया जाएगा, क्योंकि डिप्लॉयमेंट में दिल्ली पुलिस पर्सनल और दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का भी अलग अलग फ्यूल स्टेशन अक्रॉस दिल्ली में देखने को मिलेगा। मोर इम्पोर्टेंटली क्योंकि हर साल हम बात करते हैं कि एयर क्वालिटी कितना डिटोरिएट होता है नेशनल कैपिटल में, तो ये एक स्टेप लिया गया है। लेकिन ये कैसा पैन आउट होगा वो देखना बाकी है। विद कैमरा पर्सन दिलीप मैती, दिस इज निवेदना प्रभु रिपोर्टिंग फॉर ET नाउ स्वदेश। चुनौतियां हैं वो तो सब आपके सामने हैं। बेजान सर, हमें ज़रा ये बताइए कि आमतौर पे जैसे मैंने अपने शुरुआती रिमार्क में भी कहा, कंज्यूमर का उसकी गाड़ी से रिश्ता बड़ा मजबूत होता है। मुझे याद आता है कि मेरे पिताजी या मेरे घर के बाकी सदस्य, वो उनका मारुति वैन या उस गाड़ी या किसी बुलेट, पुरानी बुलेट, उसके बड़ा प्रेम हुआ करता था। उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। आज भी लोग घरों में भले ही उसे चलाते ना हो, लेकिन शायद LML वेस्पा, बजाज चेतक, यहाँ तक कि लैम्ब्रेटा, ये सारे रखे होते हैं। लगता है कि थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण होने वाला है। बहुत अच्छा उदाहरण आप दिए हैं। देखिए, हर व्यक्ति का एक ओनरशिप होता है कोई ना कोई ह्यूमन बीइंग के साथ या प्रोडक्ट्स के साथ, सर्विसेज के साथ, ब्रांड्स के साथ। तो वो रिलेशनशिप को देखते हुए हम लोग का नीति बनना चाहिए। जैसे हमारे पैनल मेंबर ने कहा 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्टिव दिया। अब 10 साल आप क्या किए? आपको एक ऐसा उपाय सोचना चाहिए था कि पहले से एक ऐसा नियम बने जो हर एक व्यक्ति, हर सिटीजन बड़ा मुस्कुराते हुए उसको अपनाए। वो नहीं करके आप अपना गलती को छुपाने के लिए या बचने के लिए सजा से आप एक रातों रात एक नियम लेके आएंगे और उपभोक्ताओं को बर्डन कर देंगे। ऐसे ही वो परेशान है डेली, कुछ ना कुछ चुनौती उनके सामने डेली आ रहा है। आपने एक चुनौती और उनके सामने दे दी है, तो ये तो सही नहीं है। तो हम समझते हैं कि जो भी हमारे पैनल मेंबर्स ने कहा इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड, फलाना स्टैंडर्ड, ये सारे स्टैंडर्ड को लोगों तक ले जाना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। उनको ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं उन पर, उनके असर, और उन्हें शायद उस नेगोशिएशन के बदले आप क्या दे रहे हैं, वो सारे, मेरे ख्याल से सारे पैनलिस्ट इसी बात का जिक्र बार बार कर रहे हैं। चट्टोपाध्याय सर, हम बड़ा तात्कालिक उपाय करते हैं पर्यावरण को लेकर, हमने, और खासतौर पे मैं दिल्ली को भी लेकर बात कर रहा हूं। क्या ऐसा है कि जिस तरह की रिकमेंडेशंस तमाम प्रतिनिधियों की तरफ से दी जा रही है, आप सभी की तरफ से दी जा रही है, उसमें लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की ओर नहीं फोकस किया जा रहा है? इसमें एक बहुत बड़ी, आपने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया। विकल्प जब आप कहते हैं ना, एक व्यक्ति, वो अमीर हो या मिडिल क्लास हो या गरीब हो, जो भी है, उसको मोबिलिटी यानी एक जगह से दूसरे जगह किसी पर्पस से जाने की जरूरत है, ये हमेशा होता है। तो उसके लिए आपके पास सीमलेस, जिसे कहा जाता है कि कंटिन्यूअस, कंफर्टेबल, एक्सेसिबल, अफोर्डेबल, आपका पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत पुख्ता होना चाहिए। वो अगर है तो व्यक्ति, मान लीजिए दिल्ली में जैसे बारिश होती है तो सारे रोड्स वाटर लॉक्ड हो जाते हैं, आप चाह के भी गाड़ी नहीं चला सकते, उस समय आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की याद आती है। परंतु वही चीज अगर आप करते तो उसको, उसका बेनिफिट जो है इस पॉलिसी में भी होता, जिसको हम कह रहे हैं ओल्ड व्हीकल को फेज आउट किया जाएगा। अब जैसे कि लंदन में किया जा रहा है अल्ट्रा लो एमिशन जोन, जिसमें कह रहे हैं कि यूरो 6 गाड़ियां ही अलाउड होंगी या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अलाउड होंगी, पर वहां व्यवस्था तो है जाने की,
बिल्कुल, पेडेस्ट्रियनाइजेशन भी अच्छा वो किया बात है। आपने सही कही कि आपके पास एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी इतना इफेक्टिव होना चाहिए, इतना मजबूत होना ध्यान नहीं चाहिए दिया सरकार ने। कि वो विकल्प के तौर पर उस ग्राहक को बेहतर नजर आए, उसका एक्सपीरियंस बेहतर बनाए, बदतर ना बनाए। और भारत में पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स की क्या स्थिति है, मतलब हम दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में भी देख रहे हैं कि क्या स्थिति होती है पीक आवर्स में। शायद किसी को इसे बताने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास समय कम है, हालांकि ऐसा टॉपिक है, इस पर लंबी चर्चा की जा सकती है। मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और समय की कमी की वजह से माफ़ी भी चाहूँगा कि मैं और ज़्यादा सवालात नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन शुक्रिया करूँगा तमाम हमारे एक्सपर्ट्स का। पाशा जी, इसके साथ ही हमारे साथ गिरधर सर जुड़े, बिजॉन सर, चट्टोपाध्याय सर, आप सभी के इंसाइट्स शानदार इंसाइट्स रहे। हम इस तरह की चर्चाओं में आगे भी आप सभी का समय लेते रहेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चर्चा पसंद आई हो। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।